दोस्तों, एक व्यक्ति जो अचानक से गायब हो जाता है और कई दिनों उनकी खोजबीन करने के बाद भी उनका कोई अता पता नहीं चलता है। यहाँ तक कि उनके घर वाले, परिवार वाले, उनकी बीवी और 2 बच्चियाँ वो मिलके भी उनको खोजती हैं और पुलिस प्रशासन भी उनको मिलकर खोजता है, फिर भी उनका कोई पता नहीं चलता। और क्या हो अगर 45 दिन बाद उनकी लाश घर के ही बाथरूम में दफन मिल जाए? तो ऐसा क्या होता है उनके साथ? क्या उनका मर्डर होता है? क्या उनका मर्डर उनकी बीवी ने किया होता है? क्या उनका किसी और ने मर्डर किया होता है? अगर उसका कोई मर्डर किसी और ने किया होता तो वो उनकी लाश को उसके ही घर में बाथरूम में कैसे दफन कर सकता है? इन सभी सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में देखने को मिल जाएंगे। वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए, आपको एक एक कड़ी जोड़ के बताते हैं कि आखिर इस केस में होता क्या है। इसमें हम देखेंगे आगरा के रहने वाले सुरेंद्र शर्मा मर्डर केस की पूरी मिस्ट्री। तो ये वाक़या है सुरेंद्र शर्मा का, जिनकी उम्र लगभग 44 साल थी, जो मूल रूप से राजस्थान के भरतपुर में रहने वाले थे। सुरेंद्र शर्मा की शादी सन 2010 में रूबी नाम की लड़की से होती है, जो मूल रूप से इटावा की रहने वाली होती है। सब कुछ अच्छा चल रहा था, लेकिन अचानक ऐसा क्या होता है जो सुरेंद्र शर्मा का मर्डर हो जाता है। सुरेंद्र शर्मा, रूबी और उनकी 2 बच्चियों के साथ सुरेंद्र शर्मा की माँ भी रहती थी, जिनको आंखों से थोड़ा कम दिखाई देता है। तो ये बात होती है 18 मई 2026 की, जब रूबी सुबह के लगभग 9 से 10 बजे अपने जेठ जो राजस्थान में रहते हैं उनको फ़ोन करके बोलती है कि यहाँ पे कुछ पुलिस केस हो गया है, आप आके अपनी माँ और मेरी 2 बेटियों को अपने साथ लेके राजस्थान चले जाइए। जिस पर उसका जेठ कुछ सवाल पूछता है कि क्या हो गया, जिसके बताने पर रूबी उनको टाल देती है और बोलती है वो सब मैं आपको बाद में बताऊंगी, आप पहले आके बच्चों को और अपनी माँ को यहाँ से ले जाओ। जब रूबी का जेठ अपनी माँ और रूबी की दोनों बच्चियों को लेने आता है तो रूबी अपने जेठ को अपने घर में नहीं लाने देती। वो वहाँ से लगभग 100 मीटर दूर अपने बच्चों को और अपनी सास को लेकर पहुंच जाती है और उनको बोलती है कि आप यहीं से वापस हो जाइए, क्योंकि अगर आप घर की तरफ जाएंगे तो हो सकता है आपको पुलिस पकड़ ले। तो ऐसा बहाना करके वो वहीं से अपने जेठ, अपनी सास और अपनी दोनों बेटियों को वहीं से वापस राजस्थान भेज देती है। तो और ज़्यादा सवाल ना पूछते हुए रूबी का जेठ बच्चों और अपनी माँ को लेके वापस घर चला जाता है। इसके बाद क्या होता है, रूबी अपने घर वापस आ जाती है, एक दिन अपने घर पर रुकती है। उसके बाद पुनः रूबी अगले दिन अपने जेठ को फ़ोन करती है और वो बोलती है कि आपके भाई से मेरा झगड़ा हो गया है। वो घर से लगभग 5,000 रुपये लेके गुस्सा होकर कहीं बाहर चले गए हैं, बोल रहे कि 2-3 दिन बाद आएंगे। मुझे घर पे अच्छा नहीं लग रहा है, तो मुझे भी अपने साथ वहाँ पे ले चलिए। रूबी का जेठ फिर से आता है और रूबी को भी साथ में लेके चला जाता है। जब उससे पूछता है कि सुरेंद्र का क्या हुआ, तो वो बोलती है कि उनका मुझसे झगड़ा हो जाता है और वो लगभग 4-5 हज़ार रुपये लेके घर से चले जाते हैं। बोल रहे कि मैं 2-3 दिन बाद वापस आऊँगा, तो मुझे घर पे अच्छा नहीं लग रहा था, इस वजह से मैं भी आपके पास आ गई। तो ये सब पूछने के बाद फिर 2-4 दिन हो जाते हैं, पता नहीं चलता है। लगभग 1 हफ्ता बीतने के बाद का जेठ पूछता है कि सुरेंद्र शर्मा का अभी भी कोई पता नहीं चला, क्या वो घर पे आया नहीं आया? कुछ भी ना पता होने के बाद वो जाके पुलिस में केस दर्ज करता है। तो लगभग 1 हफ्ते बाद कुछ पता ना चलने के बाद पुलिस जब गहराई से छानबीन करती है, उसका पता करती है, तो कोई भी सुराग नहीं मिलता। यहाँ तक कि उसकी बीवी भी उनके साथ में सीसीटीवी फुटेज चेक करवाती है, जहाँ पे पुलिस जाती है ये भी उसके साथ में जाती है और उनका खोजबीन करती रहती है कि कहीं ना कहीं तो पता चले। लेकिन रूबी को, जेठ को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर ये चल क्या रहा है। उनको थोड़ा-सा अपनी बहू पर शक होता है, क्योंकि जब भी उससे बयान पूछा जाता था, तो थोड़ा कुछ वहाँ पे चेंज हो जाता था, जिस वजह से उसको थोड़ा-सा रूबी पर शक होता है। तो एक समय ऐसे ही रूबी परेशान बैठी होती है, तो रूबी का जेठ आता है और उसको बोलता है, "कोई अगर परेशानी हो तो तुम मुझको बता सकती हो, अगर कोई प्रॉब्लम होगी तो मैं तुमको बचा लूँगा, तुम्हारे ऊपर कोई आँच नहीं आने दूँगा, जो भी प्रॉब्लम हो तुम मुझे सच्चाई बता सकती हो।" जिस पर रूबी पिघल जाती है और सुरेंद्र शर्मा मर्डर केस की पूरी डिटेल बता देती है। तो होता क्या है, 18 मई को जब रूबी ने अपनी सास और दोनों बच्चों को अपने जेठ के साथ राजस्थान भेजा था, उससे एक दिन पहले की बात होती है, 17 मई को। होता क्या है, सुरेंद्र शर्मा बाहर से काम काज करके शाम को घर आता है। रूबी शर्मा क्या करती है, शाम को खीर बनाती है और उस खीर में नींद वाली लगभग 18 से ज़्यादा गोलियां मिला के सुरेंद्र शर्मा को खिला देती है। जिसके बाद सुरेंद्र शर्मा सोने चला जाता है।
रूबी भी सोने चली जाती है और सुबह जब रूबी सो के उठती है तो वो देखती है कि सुरेंद्र शर्मा यानी उसका पति मर चुका था। अब वो उसको वहाँ से घसीट के बाथरूम की तरफ ले जाती है और उसको वहीं कॉर्नर में कहीं छिपा देती है। के लगभग 8-10 बजे अपने ससुर को फ़ोन करके अपनी सास और दोनों बच्चों को वहाँ से राजस्थान भेज देती है। राजस्थान जाने के बाद उसको मौका मिल जाता है तो वो क्या करती है, अपने ही घर के बाथरूम को वो फावड़े से खोदती है और उस अपने पति की लाश को उस गड्ढे में डाल के उस मिट्टी को प्रॉपर बराबर कर देती है। और अगले तारीख को यानी कि 29 मई को वो अपने जेठ से फ़ोन करती है कि मुझे यहाँ पे अच्छा नहीं लग रहा है, आप मुझको भी अपने साथ ले चलिए। तो वहाँ पे जाने के बाद लगभग वो 8 दिन तक रुकती है। 8 दिन रुकने के बाद वो वहाँ से अपने घर वापस आ जाती है और जिस बाथरूम में अपने पति को उसने मर्डर करके दाबा था, उस पर क्या करती है, वर्करों को बुला के और वहाँ पे टाइल पत्थर वगैरह वहाँ ऊपर से बिछा देती है, जिससे कि किसी को शक ना हो कि बाथरूम में ही उसके पति की लाश दबी हुई है। तो जब ये सारी बातें रूबी ने अपने जेठ को बताई तो वो भी ये सब सुन के परेशान हो गया, हैरान हो गया कि ये ऐसा कैसे कर सकती है। तो रूबी ने बताया कि वो आए दिन शराब पीते थे, शराब पीने के बाद आके हमसे मारा कुटी करते थे, जिससे मैं परेशान हो गई और उसके बाद मैंने ऐसा कदम उठाया। तो ये सब सच्चाई जानने के बाद रूबी का जेठ यानी कि सुरेंद्र का भाई पुलिस को फ़ोन करता है और पुलिस को सारा वाकया बताता है, जिसके बाद पुलिस अपने प्रशासन के साथ घर पर आती है और छापा मार देती है और जिस बाथरूम में सुरेंद्र शर्मा की लाश दबी होती है उसको जब वहाँ से टाइल पत्थर को तोड़ के मिट्टी की खुदाई की जाती है तो वहाँ देखते हैं एक कंकाल वहाँ से निकलता है, जो पूरी तरह से जिसका मांस गल चुका था, जो अभी लाश से अभी कंकाल में परिवर्तित हो गया था, क्योंकि लगभग उसकी मृत्यु हुए 45 दिन हो चुके थे। तो जब उस लाश को निकाला जाता है तो उसका कोई पोस्टमार्टम करने का मतलब बनता नहीं है, क्योंकि मांस पूरी तरह गल चुका था, सारे पार्ट्स पूरी तरह से गल चुके थे। तो उस लाश को फिर फॉरेंसिक के लिए भेजा जाता है। तो फॉरेंसिक टीम जब उसकी सही से जांच करती है तो उसमें निकलता है कि उसको कुछ नशीला पदार्थ खिलाया गया था, जिससे कि उसकी मृत्यु हो गई, जिसका खुलासा रूबी पहले ही कर चुकी थी। तो अभी फ़िलहाल में रूबी जेल में बंद है, उसकी पूरी जानकारी चल रही है। ये जो आपको मैंने जानकारी बताई, ये वेबसाइट के मुताबिक, पुलिस जाँच के मुताबिक आपको बताई है। आगे जो भी होता रहेगा मैं आपको अपडेट देता रहूँगा। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।